स्टोमेटा कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? अंडर साइड में, क्योंकि वहां पे हीट कम होती है। ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पहली साइड है, ये स्पॉन्जी है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी बॉडी का जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव होना, ये क्या है बच्चों? एक्सक्रीशन। इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। So hello everyone, a very warm welcome to the very first class of our batch। और बैच की फर्स्ट क्लास के साथ साथ ये रहने वाली है हमारी क्लास 10th साइंस की भी पहली क्लास। माई सेल्फ नेहा लखेड़ा एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। जी हाँ, मैं आपको इस बैच में क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। अब प्लीज बायोलॉजी सुन के ये मत सोचना कि इसको भी पढ़ना पड़ता है क्या, ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है। So बच्चों प्लीज, biology is not about rectification, okay? It's about you, your body, plants, animal and life around you। तो इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लोगों ने पता नहीं क्यों रट्टाफिकेशन का नाम दे दिया है। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को मैं आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी। कैसे? इसके लिए आपको हमारे साथ पूरे बैच में बने रहना है। देखना बच्चों, अगर आप हमारे साथ एकदम कंसिस्टेंट होके एकदम फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। फोकस होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने लेक्चर देख लिया और आपका हो गया। आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। नोट्स आपकी स्क्रीन में आएंगे। मैं आपको सब कुछ जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं एकदम सिंपल फॉर्म में, सिंपल और एकदम जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है मैं आपको एकदम सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, अब समझ में आएगा तो ऑफ कोर्स मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही। मार्क्स की तो बच्चों कोई चिंता करनी ही नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपको बस फोकस होकर हमारे साथ पढ़ाई करनी है। बाकी मेरी गारंटी है मैं आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करवा दूंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर भी क्या, मतलब आज की पहली क्लास। ठीक है, तो स्क्रीन में देखकर पता चल ही रहा होगा कि हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, मतलब सिलेबस के बारे में। हमने पढ़ने हैं हमारे ये 5 चैप्टर। ओके, अब मैं अपना पेन ले आऊं। हमारे एनसीईआरटी में ये 5 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, एवोल्यूशन और आर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस बच्चों में बता दूं, आपके थ्योरी में सिर्फ हेरिडिटी पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवोल्यूशन वाला आपको कुछ असाइनमेंट फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करूं तो बायोलॉजी अकेला जो पूरे साइंस जैसे आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का होने वाला है, तो बायोलॉजी आपका टोटल नंबर कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। इसमें भी अगर आप देखोगे हमारा आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है ना, इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, बाकी के रेस्ट 25 इन चैप्टर्स में हो जाएगा। वैसे वेटेज वगैरह की बात मैं आपको बस बताने के लिए बता रही हूँ, लेकिन पढ़ना हमने सब कुछ है। ठीक है, थ्योरी वाले एग्जाम में ऐसा होना चाहिए कि बस बायोलॉजी का क्वेश्चन कौन सा भी जैसा भी क्वेश्चन दिखे आपसे लगना चाहिए। बस मेन मोटो हमारा यही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये है आज के हमारे टॉपिक्स। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है बट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा। उसके बाद पहला लाइफ प्रोसेस जो हमारा एनसीईआरटी में दिया है, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा। बाकी मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, हम अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके इसीलिए पढ़ेंगे ताकि वो हर एक कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। ठीक है, अभी जो टाइम है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है। ठीक है, इसके बाद टाइम पे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे, जिससे आपके दिमाग में सब कुछ रिटेन हो जाएगा। तो ये सब तो बाकी बात की बातें हैं, बाकी आपको बैच में बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता रही हूँ कि अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, बस देखना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा बच्चों, आपको नोट डाउन भी करना है। नोट्स हमारी स्क्रीन में आ रहे हैं, मैं सारे नोट्स एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, जो पढ़ते ही मतलब लगे ओ अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, मतलब रिटेन रहे, इस फॉर्म में आपके नोट्स लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है मैंने बता दिया, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट डाउन करना है, कॉन्सेप्ट में समझा रही हूँ, सारा ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए। ओके, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, बचो डिस्ट्रैक्शन से जितना बच सकते हो। ठीक है ना? ओके,
शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ओके, तो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर 10th बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस। अब बच्चों, आप जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रही हूँ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? लाइफ के बारे में। अब लाइफ के बारे में आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइफ इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ते ही आपके दिमाग में लिविंग ऑर्गेनिज्म आने चाहिए। ठीक है, अब जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना तो सबसे पहले भी यही चीज है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग है तो कैसा है, लिविंग है तो क्यों है, किस बेसिस पे हम उसको लिविंग कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हम एक बार वो क्राइटेरियाज देख लेते हैं जो एक लिविंग को हम लिविंग कहते हैं या फिर लिविंग को लिविंग बनाते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं, स्लाइड के साथ शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये वो क्राइटेरियाज हैं जो अगर हम किसी को लिविंग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो ये वो क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे हम लिविंग को लिविंग कह रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे ना एनसीईआरटी में इसका एक इंडेक्स क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बेसिक और मोस्ट ऑब्जर्वेबल जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा क्या? मूवमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब मैं चलकर यहाँ चली गई, अब मैं वापस भी आ गई, तो मेरे में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मूवमेंट कैसा होता है? बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है, आई कैन वॉक ऑन माई ओन, मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है मूवमेंट करने के लिए। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म फिलहाल तो मैं ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे आसपास जैसे मेरी बॉटल है। ठीक है, अब मेरी बॉटल मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको मैं वहां से यहाँ लेकर आई। ठीक है, ये है नॉन लिविंग, अपनी मर्जी से तो ये आई नहीं, इसका मूवमेंट एक्सटर्नल हेल्प की वजह से हुआ है। ठीक है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग हो गई। नॉन लिविंग में कोई मूवमेंट नहीं होती, अगर होती भी है तो वो पक्का किसी एक्सटर्नल हेल्प के उससे होती है। ठीक है, हमारी मूवमेंट बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प, एंड वी कैन मूव ऑन आवर ओन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए बच्चों। खाना, पानी, हवा, इसके बिना कैसा जीवन, है ना? तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और न्यूट्रिशन आगे हम लाइफ प्रोसेसेस में अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है। फिर चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, छोटा ऑर्गेनिज्म हो, बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जैसा भी हो, लिविंग है तो न्यूट्रिशन उसको चाहिए चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में वो न्यूट्रिशन ले रहा है। क्यों ले रहा है? खुद को जिंदा रखने के लिए, ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए। अब आगे तीसरे में चलते हैं, ग्रोथ। तो बच्चों ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ कैसी होती है? ग्रोथ हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों इंटरनल होती है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं एनिमल बोलूं आपको खुद को इंक्लूड करना है। क्यों? ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो एनिमल बच्चों, बट वी आर सोशल एनिमल्स। ओके, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ हमारे यहाँ इंटरनल होती है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? वेरी रॉन्ग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी बच्चों ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन कैसी ग्रोथ होती है? वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। प्लांट्स में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, और प्लांट्स की ग्रोथ तो थ्रू आउट लाइफ चलती है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। हमारी तो एक सर्टेन एज में, मतलब ग्रोथ मतलब मैं बोल रही हूँ इंक्रीज इन साइज। ठीक है, सर्टेन एज में रुक जाती है लेकिन ग्रोथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया हमारा? ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज इन साइज। इसके बाद बच्चों हमारे हैं सेंसिटिविटी की तरफ। ठीक है, सेंसिटिविटी यानी कि, मेरा पेन नहीं चल रहा, अब हम आते हैं सेंसिटिविटी की तरफ बच्चों। सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी जो है ना, सेंसिटिविटी हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
डिफाइनिंग क्राइटेरिया भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब हम सेंसिटिविटी से क्या समझते हैं? सेंसिटिव होना मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसको सेंस करना, सेंस करने के साथ साथ उसका रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं तो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल मुझे पता है आप सबने सुना ही होगा, वो है टच मी नॉट प्लांट का, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट का नाम मिमोसा पुडिका आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो प्लांट क्या होता है, टच को लेकर सेंसिटिव होता है, ठीक है। और जैसे हम उसको टच करते हैं वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो उसमें क्या है, वो बंद होना उसका क्या है बच्चों, रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दूं तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ये भी कॉमन ही है, तो ये है सनफ्लावर का। सनफ्लावर में क्या होता है बच्चों, आप देखोगे सनफ्लावर सेंसिटिव होता है लाइट की एनर्जी के लिए। तो सनफ्लावर हमेशा उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस तरफ लाइट होती है। अब उसका मूवमेंट, उसके फ्लावर का और उसकी शूट का लाइट की तरफ मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, उसका रिस्पॉन्स। और लाइट एनर्जी उसके लिए क्या हो गई, स्टिमुलस। इसी के साथ अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अब किसी गरम गरम चीज में हमारा हाथ लग जाता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हाथ हमारा एकदम पीछे हो जाता है। तो हम उस गरम चीज को लेकर बच्चों क्या है, सेंसिटिव हैं। तो आई होप आपको सेंसिटिविटी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर से समझाना है तो मैं समझा देती हूँ कि सेंसिटिव होना यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहे हैं उसको सेंस करना और उसके रिस्पॉन्स में उसको रिस्पॉन्स देना, ठीक है। ये होता है सेंसिटिविटी। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, सारे, फिर चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्लांट एनिमल जो भी हो, सबके अंदर होता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, जो रेस्पिरेशन है ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस का वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस है। लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं तो रेस्पिरेशन यानी कि जो हमने खाना खाया है उसके टूटने से एनर्जी का बनना, ये क्या होगा, रेस्पिरेशन। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जैसे हम रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, ये सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। एक्सक्रीशन यानी बॉडी का जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव होना, ये क्या है बच्चों, एक्सक्रीशन। इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब मैंने कहा था ना, बायोलॉजी की एक खास बात बताती हूँ, रिप्रोडक्शन। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है, ठीक है, अगर आप वर्ड का मतलब निकाल पा रहे हैं तो मतलब आपको उसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन यानी कि बनना। तो रिप्रोडक्शन ऐसी क्षमता लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दोबारा अपने से जैसा ऑर्गेनिज्म बना देना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, बच्चे पैदा करना, ठीक है। अब ये हर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब सब सारे ही ऑर्गेनिज्म लगभग रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया था, सेंसिटिविटी जो है हमारा वन ऑफ द डिफाइनिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ एक और डिफाइनिंग क्राइटेरिया है, वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के बारे में हिंट दे देती हूँ। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म किसका रिजल्ट है, सेल्यूलर एक्टिविटीज का। सेल्स जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके रिजल्ट को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही है वो सारी किसके अंदर आती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा लिख, मेटाबॉलिज्म को प्लीज थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग के साथ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती है बच्चों, बट आई एम स्टिल ट्राइंग, मैं भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में लिख लेते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग या फिर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल या फिर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ते हैं सम टोटल ऑफ
द केमिकल रिएक्शन, ये है शॉर्ट फॉर्म RXN, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस inside a cell or organism is known as मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है। Sum total of all the chemical reactions taking place inside a cell or living organism is known as metabolism। मेटाबॉलिज्म को हम और क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये जो रिएक्शंस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होती है? तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह से होती है। वो दो तरह क्या है? दो ही तरीके से ये हो सकती है, ठीक है, हमारे शरीर में। पहला टाइप है इसका बच्चों कैटाबॉलिज्म, प्लीज एडजस्ट कीजिए राइटिंग के साथ। सेकंड है एनाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरह से ही ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर में हो सकती हैं। पहला मैंने लिख दिया कैटाबॉलिज्म, दूसरा मैंने लिख दिया एनाबॉलिज्म। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस में क्या होता है, जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या हो जाएगी? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो डाइजेशन इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है। अब हम उसको खाते हैं, अब जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जाता है तो वो टूटता है छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अब सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्यों टूटता है? क्योंकि वो बॉडी के द्वारा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? हमारे कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया। एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का एग्जैक्ट अपोजिट। अब इसमें क्या होता है बच्चों? जो हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म का एग्जांपल दूं, आप सबने ही सुना होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सिंपल जो हमारे कंपाउंड्स जैसे कि वाटर और हाइड्रोजन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो की क्या है? ग्लूकोज, जो कि हमारे प्लांट्स का क्या है? खाना। तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। दो तरह से रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, बनाया हुआ ज्यादा इजिली याद आता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा छोटे छोटे में मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस में बच्चों क्या होगा? जो हमारी, दूसरा पेन लेते हैं, हमारी क्या होगी? इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्यारे एनाबॉलिज्म की ओर। एनाबॉलिज्म में क्या बताया था? एग्जैक्ट इसका अपोजिट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस में बच्चों क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसमें क्या है? बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट गया, एनर्जी रिलीज हो गई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं, अगर पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, ये है, वेट, तो क्या लिखना चाह रही थी मैं? ये हमारे सिंपल फ्यूल्स, ये हमारा क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल।
है। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख ही देते हैं फिर। का एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल में बच्चों आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्या होता है? वाटर और CO2 मिल करके ग्लूकोज बनाता है, जो कि प्लांट्स का खाना है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बच्चों? लाइट एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया, देखो बोर नहीं होना है, भागना कहीं नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से फोकस होके पढ़ना है। ओके, अब चलते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। शुरुआत करते हैं हम अपने प्यारे से पहले लाइफ, नहीं बच्चों, पहले हम चलेंगे लाइफ प्रोसेस की तरफ। हम अब वापस आ जाते हैं। अब हमें लाइफ प्रोसेस समझने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है ना, लाइफ इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों बताओ, आप लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझते हो? ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएंगे बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो क्या है? ऐसी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए इस पूरी पृथ्वी पर। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और ये जो कुछ आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपको लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे। अब वो अलग बात है कि अगर जैसे मान लो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेल ही ये सारे लाइफ प्रोसेसेस करेगा। ठीक है, हमारे जैसा कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसके पास तो अलग अलग सिस्टम होगा। ठीक है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा। ये हमारे भाई साहब हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, लेकिन अलग अलग तरह से सब में हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ये हमारे क्यूटी न्यूट्रिशन है नीचे। ठीक है, न्यूट्रिशन से बच्चों आप क्या समझते हो? खाने को लेना, यानी कि खाने को खाना और उसका यूटिलाइज करना। यूटिलाइज यानी इस्तेमाल करना। जी हाँ, तो खाने को खाना और उसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? एनर्जी बनाने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, बॉडी रिपेयर में। तो ये सब किसके अंडर आता है? न्यूट्रिशन में। डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, एक एक लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने बताया, किसका? फूड का टूटना। फूड किस फॉर्म में? फूड की क्या सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बच्चों? ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज का टूटना किस लिए टूटना? एनर्जी बनाने के लिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए? टू कैरी आउट ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस वी नीड एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मेन रोल क्या है? एटीपी बनाना। वो भी किस फॉर्म में? एटीपी बनाना, यानी एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाना किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके साथ रेस्पिरेशन हो गया। अभी डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है बच्चों। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह किसका जाना? बॉडी के सारे इसेंशियल, नॉन इसेंशियल जितने भी हमारे सब्सटेंस है, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजना। अब आप इसेंशियल सब्सटेंस किसको बोलते हो बच्चों? तो इसेंशियल सब्सटेंस हमारे हो जाएंगे फूड, वाटर, ऑक्सीजन। नॉन इसेंशियल में हमारा बॉडी का वेस्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? CO2। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये एक ओवरव्यू है। इसके बाद आता है बच्चों एक्सक्रीशन। बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, आई होप आप मेटाबॉलिक वेस्ट समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैंने मेटाबॉलिज्म आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
तो जितना भी हमारा हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट है बॉडी, पूरी बॉडी का, बॉडी से रिमूव होना, दैट इज एक्सक्रीशन। अब एक बच्चों का ना बहुत मोस्ट कॉमन डाउट होता है, जब भी हम इसको पढ़ाते हैं ना तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सवाल भी क्या, वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सक्रीशन और एक होता है इजेशन, वो दोनों में कंफ्यूज, उनको लगता है कि दोनों सेम होते हैं। पर बच्चों मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगी आज कि आपको हमेशा के लिए ये क्लियरिटी बन जाए, ठीक है, कि एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं जिसमें मैं आपको समझाती हूँ एक्सक्रीशन और इजेशन के बारे में, ठीक है, तो ले लेते हैं। ओके, तो बच्चों हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन और इजेशन की, लिख देते हैं। अब मैं थोड़ा अच्छा लिखने की, एक्सक्रीशन, ठीक है, तो हमारा क्या वेस्ट है, ओह खुद ही अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन चलो, तो हम लिखते हैं इजेशन। ये वाला फीचर मैं सीख कर आऊंगी अगली क्लास में, फिलहाल एडजस्ट कर लो, ठीक है। एक्सक्रीशन से बच्चों पहले मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ एक्सक्रीशन और इजेशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन में बच्चों पूरी बॉडी का वेस्ट होता है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका बॉडी से रिमूव होना इज एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं इजेशन की। इजेशन में क्या होता है बच्चों, ओनली जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसका बॉडी से पास आउट होना, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, वो क्या प्रोसेस है, इजेशन। अब आप समझ रहे हैं दोनों में फर्क। अब अगर हम बात करें जो एक्सक्रीशन का वेस्ट होता है तो वो कहां से आता है, तो वो किसका वेस्ट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, या फिर हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म का वेस्ट है। और जो इजेशन का वेस्ट है वो कहां से आ रहा है बच्चों, डाइजेशन से आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एक्सक्रीशन में कौन कौन से वेस्ट आ जाते हैं, जैसे हमारी किडनी क्या बनाती है वेस्ट के फॉर्म में, यूरिन, ठीक है, और हमारे लंग्स क्या वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं, CO2, ठीक है। बॉडी में स्वेटिंग होती है, वो भी तो हमारा एक तरह का एक्सक्रीशन ही हो रहा है, तो ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सक्रीशन में। वहीं दूसरी तरफ देखिए इजेशन में क्या रिमूव होता है, इजेशन में हमारा, हम क्या बोलते हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड को, फीकल मैटर या फिर स्टूल, स्टूल के फॉर्म में हमारा वो वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कोशिश करना कि हमेशा के लिए क्लियर हो गया हो, ठीक है, इससे आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो और दूसरों को भी समझा सकें, ठीक है। इस तरह से अपने को हमेशा इस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस तरह से समझना है कि आप दूसरों को समझा सके, ठीक है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या आता है और इजेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का जो वेस्ट होता है, प्रोड्यूस साइड द सेल, ठीक है। और इजेशन का क्या, इजेशन क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, ठीक है, ये हो गया वेस्ट प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, द अनडाइजेस्टेड प्रोड्यूस अनडाइजेस्टेड फूड साइड प्रोड्यूस्ड, ओहो, अनडाइजेस्टेड प्रोड्यूसिंग डाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम लिख दें मेन पॉइंट, ये क्यों लिख दिया, वेयर इट कम्स फ्रॉम, जो हमारा एक्सक्रीशन का वेस्ट है वो कहां से आता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म से,
प्लीज मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा। समझ तो आपको आ ही गया ना, अब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ना, पर मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये वाला वेस्ट कहाँ से आता है बच्चों? डाइजेशन से, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, लिख देना। किडनी, किडनी से जो हमारा बनता है यूरिन। लंग्स, लंग्स से क्या रिमूव होता है? CO2। फैट भी आएगा बच्चों इसमें, ठीक है। और इसका क्या है एग्जाम्पल? अनडाइजेस्टेड वेस्ट कैसे, किस फॉर्म में रिलीज होता है? रिमूव्ड इन द, इन द है, ठीक है, फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। और हम क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या देते हैं? स्टूल, ठीक है। रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर और स्टूल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसके साथ ही ये हो गया है पूरा। तो अगर हम बात करें जो एक्सक्रीशन है वो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? पूरी बॉडी का वेस्ट, ठीक है। ये मेरे रफ नोट लग रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव नहीं बच्चों, ये होगा लेफ्ट ओवर फूड होगा ये, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा है, ये होगा बॉडी वेस्ट। क्या होगा? क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट ओवर फूड, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट, अनडाइजेस्टिव वेस्ट। अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड आहा, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट, ओके। सॉरी थोड़ा सा टाइम ले लिया, वो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेन चीज ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा डाइजेशन और एक्सक्रीशन और इजेशन में आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि डाइजेशन और इजेशन अगर डिफरेंट प्रोसेस है तो कैसे हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। इसके साथ हम चलते हैं अपनी क्लास के सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की ओर, विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से बच्चों क्या समझते हैं? खाना खाना और उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। अब जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहे हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स मिल। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। खाना हम खाते ही इसलिए कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। इनका ही इस्तेमाल करके, इनका ही यूटिलाइज करके हम अपना एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं बच्चों? साथ क्या बनाते हैं बताओ? न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? उनका इस्तेमाल करना। अब इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ, रिपेयर, ग्रोथ, बॉडी रिपेयर और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का हमें पता चल गया क्या रोल है, क्यों हमें इतना जरूरी है खाना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक साथ ये क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू वी नीड फूड, इसके बारे में मैंने लिखा है। टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस हमें क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें बेसिकली किन न्यूट्रिएंट्स, किन न्यूट्रिएंट्स के उससे मिलती है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही चाहिए, इसके साथ ही हमें प्रोटीन्स की भी बहुत जरूरत है। प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी बनाते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया? ब्लड, स्किन, चोट लग जाती है वापस स्किन बनती है ना, तो किसका रोल है उसमें? प्रोटीन्स का। इसलिए प्रोटीन्स को भी अच्छी मात्रा में खाना चाहिए।
तीसरा हमारा क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है बच्चों, जो मैंने आपको बता ही दिया है, रिपेयर और डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फूड की क्यों जरूरत है, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप जैसे अपने आसपास देख रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है बच्चों, हम आसपास देख रहे हैं जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, तो क्या सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे ही क्या प्लांट्स भी खा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब जैसा कि मैंने बताया था, बायोलॉजी में आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप उसका मतलब भी जान सकते हैं, ठीक है? कैसे? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब बच्चों क्या होता है? अब डबल लाइन क्यों आ रही है? ऑटो का मतलब बच्चों होता है सेल्फ, ठीक है? यानी कि सेल्फ यानी खुद से, ठीक है? सुना होगा आपने क्या, ऑटोमेटिक कार्स, है ना? अब जैसे कार्स को भूल जाओ, अभी ऑटो समझ गए आप, सेल्फ। अब ट्रॉफी, ट्रॉफी इज न्यूट्रिशन, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक से हम क्या समझ गए, सेल्फ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनवायरमेंट में तो भी उसको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मिलता है, उसका यूज करके वो अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए वो किस में आ जाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं, CO2 और H2O। तो अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में अब आपको पता चल गया होगा क्या आते हैं, हमारे सारे प्लांट्स आते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि बच्चों हम, ठीक है, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हेटेरो यानी कि अदर्स, ट्रॉफे यानी न्यूट्रिशन। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें दूसरों से मिल रहा है, न्यूट्रिशन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब दूसरों से लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि खुद तो बना ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? ये एक ओवरव्यू है, ओके? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम आगे अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे अब मैं आपको इसमें बता दूं, जो हेटरोट्रॉफ है ना, अब आपने पढ़ेंगे कार्निवोर, ओमनिवोर और क्या होता है आपका हर्बीवोर, ये सारे किस में आ जाएंगे, हर तरह का एनिमल किस में आएगा आपका, हेटरोट्रॉफ, क्योंकि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपना खाना खुद बना सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, ठीक है? आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है बच्चों, दो तरह का। अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल तो ले रहा है, पर किस किस तरह से ले रहा है और किस हेल्प से ले रहा है, ठीक है? ये पढ़ना है हमें। अब दो तरह का क्या है, ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। फिर से हम वर्ड का मतलब ढूंढेंगे। कीमो यानी बच्चों केमिकल, ठीक है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि किसकी मदद से हो, किसका यूटिलाइजेशन हो, केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी की मदद से जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है उसको अपने फूड के लिए यूज कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? और अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो के आपको एग्जांपल मैंने लिखा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके साथ ही कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है? वो भी इसी में आते हैं, वो भी केमिकल एनर्जी का यूज करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? फोटो से बच्चों आप क्या समझते हो, फोटोन, फोटोन यानी कि लाइट, ठीक है? और ट्रॉफिक बच्चों यानी कि न्यूट्रिशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसकी हेल्प लेते हैं, लाइट एनर्जी की हेल्प लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक में कौन से आते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस प्रोसेस का नाम भी आपको पता होगा, ठीक है, विच इज
फोटोसिंथेसिस, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। मेन क्या है, लाइट एनर्जी का यूज करके। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे भी आता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि हमारा साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ये थे हमारे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नोट डाल के इसमें बताया गया है जो भी हमारे ग्रीन प्लांट हैं वो हमारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर तो होंगे ही बच्चों, क्योंकि हमारा जो सारा न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम खाने की चीजों के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट में। अब प्लांट तो खुद बना रहे हैं तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर, और हम क्या हो गए बच्चों, कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस क्लास में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फिलहाल हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ले लेते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। इसके साथ ही इसके एग्जांपल लिखे हैं, एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एसेट्रा, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों 3 तरह का होता है, ठीक है। तीनों तरह आपके स्क्रीन में लिखे हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक। 3 तरह के न्यूट्रिशन से जितने भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं अपना खाना प्रोड्यूस तो खैर क्या, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के ही थ्रू अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पूरा वोल फूड ऑर्गेनिज्म खा ले मतलब अपनी बॉडी के अंदर डाले, उसके अंदर वो जो उसने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसके बॉडी के अंदर उसका टूटना, उसका डाइजेस्ट होना, फिर जाके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना, ये सब किस में आता है बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, हम यानी कि ह्यूमन बींग्स और हमारे दो, यहाँ पे तो एक ही लिखा है पर हमारा पार्टनर अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ ही बच्चों पैरामीशियम भी इसी में आएगा, ठीक है। हम लोग क्या दिखाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोबारा से वर्ड पे जाना है, सैप्रो यानी कि, सैप्रो का मतलब बच्चों होता है रॉटन, रॉटन यानी सड़ा गला हुआ। तो इससे हम क्या समझते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो डिपेंड करता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, सड़े गले या फिर मरी चीजों से, ठीक है। अब वो जो सड़ी गली मरी चीजें हैं वो भी तो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही है, पर जो ये वाला ऑर्गेनिज्म होता है ये कैसे उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। अब जब भी आप इसको पढ़ो ना तो होलोजोइक और सैप्रोफिटिक को हमेशा ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ो, क्योंकि सैप्रोफाइट में ज्यादातर बच्चों डिकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स के पास इतना प्रॉपर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जैसे हम लोगों के पास होता है। तो इनको क्या करना होता है, ये क्या करते हैं अपने जो हम इनका ऑर्गेनिक जो इनका ऑर्गेनिक इनको मिल गया, ऑर्गेनिक क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी खाना इनको मिल गया अपना, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अब उसको गलाना तो पड़ेगा, न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब करने होंगे, तो कैसे करेगा, एनवायरनमेंट में ये क्या करेगा, उसमें केमिकल रिलीज करेगा, ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे तो वो इन ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाएगा, इजी टू एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कि इसमें लिखा है डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हमारे मशरूम, ठीक है। मशरूम किस में आता है, फंजाई में। आपने घर में देखा होगा ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, वो किस में आता है, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फफूंदी के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं, यीस्ट भी इसमें आता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा लिख दूं, ठीक है। तो वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है जो कि बोर्ड में दिख रही है, लेकिन मैंने समझा दिया है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। जो इसका खाना होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
ठीक है। उसको अब गलाने के लिए ये अपने एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे वो सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको इजी टू एब्जॉर्ब होता है, का बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। ये इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद अगर हम चले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई एम वेरी श्योर आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा, नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन लेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका होस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होस्ट क्या होना, इसका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, इसका होस्ट एनिमल भी हो सकता है, बस वो लिविंग होना चाहिए, क्योंकि लिविंग होगा तभी तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। डेड वाले में इसका क्या फायदा। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने तो सुना, देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा, सर में जुओं का पड़ जाना, वो क्या है, पैरासाइट है। लीच आपने देखी होगी, लीच लगी है कभी पैरों में, नहीं भी लगी होगी तो सुनी तो होगी। वो हमारे क्या है, बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, खून चूसता है, ठीक है। हमारे जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनमें ना वो पड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, टिक्स वगैरह, हिंदी में शायद अंटे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पैरासाइट है, ये दूसरे अपने होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब पैरासाइट का क्या तरीका है बच्चों, पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन होस्ट की बॉडी से एक्सटर्नल रहकर भी ले सकता है और इंटरनल रह के भी ले सकता है। जो अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल डिस्कस करे, जुए, और जुए यानी कि लाइस, ठीक है, लाइस, और क्या बोला मैंने, लीच, और हमारे टिक्स, ये तो एक्सटर्नल है, दिख रहे हैं आपको तभी तो एक्सटर्नल है। अब मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल में कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे ये राउंड वॉर्म हो गया और टेप वॉर्म हो गया, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन्होंने इंटेस्टाइन को ही क्यों चुना, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डाइजेशन, जिसमें हमें पता चलेगा कि पूरा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये डायरेक्ट वहीं पे अपना घर बना लेते हैं वहां से, ताकि इनको डायरेक्ट क्या मिले, न्यूट्रिशन मिल जाए। लेकिन क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी होस्ट की बॉडी में इंफेक्शन या फिर डिजीजेस, ठीक है। तो ये तो एकदम परम सत्य है कि जो पैरासाइट होगा ना वो हमेशा होस्ट की बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। भले ऐसा नहीं है कि एकदम मार देगा, कि जैसे लिखा भी है कि डू नॉट किल द होस्ट, ठीक है, जुओं पड़ने से ऐसा नहीं है कि इंसान मर ही गया, ठीक है, बहुत एडवर्स कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो फिलहाल समझने के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये होस्ट की बॉडी को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अब अगर हम प्लांट में बात करें, ये तो हमने एनिमल्स में पढ़े, प्लांट में इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा कस्क्यूटा, ठीक है। अगर आपने एग्जांपल समझ के सुन लिए हैं तो मैं ये मानती हूं कि एक और रिवीजन में आपको ये याद भी हो जाएगा। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको एग्जांपल्स दे दिए, अब आपको छांटना है कौन सा किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एग्जांपल्स का होना बहुत जरूरी है ताकि आप रिलेट कर सकें, ठीक है, कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, ओके। इसके साथ ही हमारा मोड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको समझा दिया है किस किस तरह का होता है। बाकी और जो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसा कि मैंने बता दिया, हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो आई गया हमारा पीवाईक्यू, जो मैं आपको बता रही थी, मैं कुछ पीवाईक्यू लेकर आई हूँ बच्चों आपके लिए। अब जैसे इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आप बताओ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 4 आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले अमीबा, अमीबा तो हमारा पार्टनर है, हम किस में आते हैं, होलोजोइक में, तो अमीबा भी हमारा पार्टनर होलोजोइक में ही होगा, ठीक है, इसीलिए हम उसको पार्टनर कह रहे हैं। अब एल्गे, एल्गे तो भैया कैटेगरी ही अलग है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स में तो आता ही नहीं है। इसके बाद है मशरूम, मशरूम किससे, डेड और डिकेइंग, सड़ा गीला खाता है, जो क्या होता है, सैप्रोफाइट। इसके बाद वन एंड ओनली जो हमारा बचा वो है कस्क्यूटा, जिसका हमने एग्जांपल पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट वाले पार्ट में। अब भी पहले एक स्लाइड पहले पढ़ा, तो आंसर तो बच्चों देना चाहिए आपको इसका, ठीक है। अब मैंने सब पे टिक टिक लगा दिए, तो मिटा देती हूँ। तो आंसर है हमारा कस्क्यूटा,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास के एकदम लास्ट टॉपिक में, विच इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमें ये तो पता चल गया है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हमने पढ़ा ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने क्या पढ़ा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफ। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2, H2O का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, आपके एकदम टिप्स में होने चाहिए बच्चों ये पूरी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कैसे होती है, CO2 कहां से मिलता है बच्चों प्लांट्स को, एयर से मिलता है। H2O कहां से मिलता है प्लांट को, अपनी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो ऑफ कोर्स, अब प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे उसके पास, फोटोसिंथेटिक सेल होंगे तो उसका मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल होगा, तो इसका मतलब क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। और दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में ये होगा। तो इन रॉ मटेरियल से प्लांट्स क्या बना रहा है, हमारा ग्लूकोज यानी कि प्लांट्स का क्या है, ग्लूकोज खाना। इसके साथ ही ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमारी रिलीज होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। अब हम इस जो हमारा ये रिएक्शन है, इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पॉइंट आउट कर लें बच्चों। क्वेश्चन आता है रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या रॉ मटेरियल्स हमने देख लिए, नंबर 1 CO2, नंबर 2 वाटर, क्लोरोफिल हमारा तीसरा और सनलाइट हमारा फोर हमारे रॉ मटेरियल हैं जिनकी प्रेजेंस एकदम मस्ट है। इनके होने पर ही फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस तो हमने बहुत पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, प्लांट्स को मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली होता कहाँ है, पत्तियों में भी ये फोटोसिंथेसिस बच्चों होता कहाँ है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी साइट, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन लीव्स। अब जो हमारी ग्रीन लीव्स है, मान लो ये हमारी ग्रीन लीव, मेरे हाथ को आप ग्रीन लीव मान लो। ठीक है, ये है आपकी ग्रीन लीव। इसके क्या होंगे, कि क्या सारे सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे बच्चों, तो ऐसा नहीं है, सारे सेल नहीं करते हैं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल। अब फोटोसिंथेटिक सेल भी कौन से सेल होंगे, जिनके पास अबंडेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उन्हीं फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ओके, प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वही ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो पूरे प्लांट को ग्रीन कलर देता है, वो हमारा ये है ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, हम इसको लिखेंगे भी ग्रीन कलर से। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, हमारा पिगमेंट। है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों फोटोसिंथेसिस में, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख ली, ग्रीन लीव्स, उसमें भी कहा फोटोसिंथेटिक सेल्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। एनसीईआरटी में हमारा डायग्राम है, डायग्राम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम आपने ऐसे बैठकर प्रैक्टिस नहीं करना है एक एक का, आपने डायग्राम को अच्छे से समझना है, उसकी लेबलिंग देखनी है। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि डायग्राम तो आ जा रहा है, आपको लेबल करने के लिए आ जा रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से बच्चों अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आप जैसे ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव दिया है, ठीक है, ये बताने के लिए। अब जैसे हम इसमें देखेंगे ये क्या है, ये इसकी वैक्सी क्यूटिकल है, इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखिए प्लीज, एनसीईआरटी को खोल लीजिए और इसको देख लीजिए। वैक्सी क्यूटिकल है, इसके बाद अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समझते हैं बच्चे, जैसे ये हमारा लीव है, मान लो मेरे हाथ को लीव मानो, ओके, ये है लीव्स। ठीक है,
ये इसकी अपर एपिडर्मिस, ऊपर की जो स्किन है अपर एपिडर्मिस, नीचे की स्किन क्या है बच्चों, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम थोड़ा और अंदर आएंगे, अपर एपिडर्मिस के नीचे आएंगे तो हमें ये वाले सेल्स दिख रहे हैं, कुछ सेल्स, ठीक है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये पेलिसेड है, ये स्पॉन्जी है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आप बस देखो लीव्स के अंदर जो ये सेल्स है, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, इस सेल के अंदर बच्चों प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर से मैं इसको हल्का हल्का हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। अब इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कौन सा सेल है हमारा, मीजोफिल सेल। मीजोफिल यानी कि फोटोसिंथेटिक सेल है, इसका मतलब इस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही सेल हमारे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें ये वाला सेल, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर हम देखें इसका लीफ का लोअर सरफेस देखें, जो हम क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, इसके पास भी ऐसे सेल है, ये एक्चुअली गार्ड सेल, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे ना तो ये गार्ड सेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेस पड़ी है जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस है, इसका मैं रोल भी बताऊंगी आपको क्या है, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए ये जो ओपन टाइनी स्पोर है, छेद मानो आप इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारे गार्ड सेल्स लगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल हमने पढ़ लिया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट हमें पता चल गई है, प्रोसेस हमें पता चल गया है, अब होता कैसे है, ये मेन चीज तो यही है ना कि होता कैसे है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है 3 स्टेप्स में, विच इज एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग एंड रिडक्शन। ये तीनों आपके टिप्स में होने चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस उन्हीं सेल में होगा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, कि के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे आता है क्लोरोफिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। क्लोरोफिल नंबर 1 प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है या फिर हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब लाइट की एनर्जी क्यों ट्रैप और एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि प्लांट्स ने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब हमें केमिकल एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें केमिकल एनर्जी की मदद से ये जो हमारा वाटर है की स्प्लिटिंग करवानी है, ठीक है, इसे तोड़ना है। तो वाटर बच्चों किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, टूटेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड प्रोसेस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो गई। अब है हमारा तीसरा स्टेप, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन से आप अच्छे से समझते होंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। स्प्लिट होकर जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसकी एडिशन बच्चों कहाँ होगी, CO2 के साथ होगी। अब क्यों हो रही है, क्योंकि हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज, जो कि हमारे प्लांट्स का खाना है। कैसे बनेगा, रिडक्शन होगा CO2 का, जिससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से प्लांट का हमारा खाना बन चुका है, ठीक है। खाना एकदम बच्चों रेडी है। हाइड्रोजन तो ऐड हो गया बच्चों, अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ये रहा बाय प्रोडक्ट, ये हमारे प्लांट से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको शॉर्ट में समझा, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट है ग्रीन प्लांट के अंदर, ये हमारी पत्ती है, पत्ती बनी थी ना हमारी, उसने लाइट एनर्जी को क्या किया, ट्रैप किया। लाइट एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, केमिकल एनर्जी में। क्यों केमिकल एनर्जी में एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि हमें वाटर का स्प्लिट कराना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना है। वाटर को क्यों तोड़ना है बच्चों, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए और हाइड्रोजन जाके CO2 में मिल जाए, यानी कि CO2 का रिडक्शन हो जाए और हमें क्या मिल जाए, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो, एज अ बाय प्रोडक्ट। वो तो अल्टीमेटली होगा ही, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज। मेन चीज क्या है, हमें प्लांट का खाना बनाना है, दैट इज ग्लूकोज। आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन प्लांट उसको कैसे अपने अंदर ले रहा है, तो हमने ये समझना है, ठीक है। इसके नोट रह गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट रह गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्क्रीन में जैसे हमें दिख गया। अब क्या है नोट में, जो हमारा ग्लूकोज बनता है ना, ठीक है, प्लांट्स का जो ग्लूकोज बनता है या हमारा भी जो ग्लूकोज बनता है ना, अब ऐसा नहीं कि जितना बन गया सारा ही यूज हो जाएगा, ठीक है, वो स्टोर होगा बच्चों, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज होगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, स्टोर। अब प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और एनिमल्स, बताया था ना हम भी एनिमल्स में ही है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे याद रखना है कि जो भी खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो सारा नहीं एक बार में यूज हो रहा है, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज होगा, बाकी क्या है, स्टोर हो जाएगा। स्टोर प्लांट किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च के फॉर्म में करेगा, और एनिमल्स किसके फॉर्म में करेगा बच्चों, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स को CO2 कैसे मिलता है, कैसे वो बाहर का CO2, एयर में प्रेजेंट CO2 अपने अंदर ले आता है, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ना, ये वाला, ये वाला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं इसमें, ओके। तो CO2 किसके थ्रू एंटर करता है, स्टोमेटा, जो कि मैंने आपको बताया भी था। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीव्स के सरफेस में। दोबारा से आ जाओ बच्चों, ये हमारी क्या है, लीफ है, मेरे हाथ को तब तक लीफ मानो, ठीक है। इसके सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, CO2 एंटर कर सकता है, ठीक है। अब CO2 एंटर कर सकता है, तो हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी, उसमें ऑक्सीजन भी तो बन रहा है, तो वो गैस उससे रिमूव भी हो सकता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा है कि मोस्टली जो ज्यादा नंबर होता है ना स्टोमेटा का, वो कह रहे हैं कि अंडर साइड ऑफ लीफ, अपर साइड में कम होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों, सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है। हमने पढ़ा है जो लाइट एनर्जी वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, अपर सरफेस में पड़ती है, ठीक है। अपर सरफेस में पड़ने से क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा बच्चों, जो प्लांट में एक्सेस वाटर होगा ना, वो इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारे स्टोमेटा से निकलता है, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। CO2 किसके थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे अपर साइड में, ठीक है। अपर साइड में नहीं, लोअर यानी कि अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो भूल जाओ जो मैंने बोला वो पहला वाला भूल जाओ, अब इसको याद करो। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड ऑफ लीव्स। इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों। फिलहाल आप देखो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये छोटे छोटे छेद लीफ के सरफेस में है, लेकिन इनका काम क्या है, ठीक है। तो इनका काम है, ये मदद करते हैं, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे, CO2 इनके थ्रू एंटर कर रही है। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो रहा है, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। अब लीफ से बाहर निकलने की जरूरत तो है ना उसको, तो कहां से निकलेगा, इन्हीं छेद के थ्रू निकलेगा ऑफ कोर्स। तो कैसे हेल्प कर रहा है स्टोमेटा, एक्सचेंज इन गैसेस में हेल्प कर रहा है। दूसरा इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ के सरफेस से वाटर लॉस होता है, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता है, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। अब ये भी किसके थ्रू ही होगा, स्टोमेटा के थ्रू ही होगा, ठीक है। वो जो टाइनी हमारी ओपनिंग है, हमारा छेद है जो, उसके थ्रू ही ये एक्सचेंज होगा। क्या बोलते हैं, वाटर फॉर्म के वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होगा, ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पूछा जाता है, दैट इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड आल्सो इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसके बाद एक हमारा रीजन रह गया था, स्टोमेटा अंडर साइड में ही क्यों ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब लीफ के नीचे वाले सरफेस में क्यों ज्यादा होते हैं, ऊपर में क्यों नहीं होते हैं। अभी अभी हमने बच्चों पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस होता है, ठीक है। अब
लीफ का जो अपर सरफेस है उसमें लाइट ज्यादा पड़ेगी, लाइट ज्यादा पड़ेगी तो इससे क्या होगा बच्चों, हीट ज्यादा पड़ेगी। हीट के ज्यादा पड़ने से ज्यादा वाटर वेपर क्या बोलते हैं, लॉस होने, वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस होने लगेगा। इस तरह से तो प्लांट अपना बहुत जो उसका इसेंशियल भी होगा ना, वो वाटर भी उसका उड़ जाएगा, इस हिसाब से तो वो मर ही जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा ऊपर होंगे तो ज्यादा वाटर लॉस होगा, इस अल्टीमेटली प्लांट डाइज। इससे बचने के लिए प्लांट के स्टोमेटा कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड में, क्योंकि वहां पे हीट कम होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी ऊपर बढ़ती है, नीचे इतना नहीं उसका एक्सपोजर होता है लाइट को, इसीलिए नीचे ज्यादा होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोमेटा अंडर साइड में ज्यादा क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। ठीक है, मेन पॉइंट यही है, घुमा फिरा के बाद यहीं पे आ रही है, अंडर साइड में इसलिए होते हैं ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, इसके साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी चीज आ गई है, जो हमने पीछे डायग्राम में भी देखी थी, साइड में एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन थी, दैट इज गार्ड सेल्स। ठीक है, अब वो गार्ड सेल्स हमको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टोमेटा तो ये पोर हो गया बच्चों, स्टोमेटल पोर। ठीक है, दिख रहा है आपको, ग्रीन हमें शेड चेंज करना पड़ेगा, ओह ब्लू हो गया, ये लेना पड़ेगा। ये है हमारा स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर येलो हो गया है। क्या है, और इसके आपको साइड साइड नजर आ रहे होंगे राजमा की शेप में दो सेल्स, जिनका नाम है गार्ड सेल्स। अब नाम ही जिनका गार्ड सेल्स है, उनका काम क्या होगा, स्टोमेटल पोर को गार्ड करना। क्या है, ये है स्टोमेटल पोर, ये हमारे गार्ड सेल। आप देख सकते हैं गार्ड सेल्स में भी हमको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, देखो मेंशन भी कर, लेबल भी कर रखा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखो इसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। किस शेप का है ये, किस शेप का है बच्चों, क्या बताया था, किडनी बीन शेप का। ठीक है, इसके बाद गार्ड सेल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है बच्चों, क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इट regulates the opening and closing of स्टोमेटा। ठीक है, ये जो गार्ड सेल जिन्होंने सराउंड कर रखा है स्टोमेटल पोर को, इनका मेन फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, सारा फोकस मेरी तरफ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, कैसे गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये मेरे हाथ देखो, है ना, नमस्ते तो ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है, ये क्या है बच्चों, गार्ड सेल्स। ठीक है, अब गार्ड सेल्स ऐसे क्या है, बंद है, नॉर्मल अभी बंद है। अब अगर गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होती है तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, फूल जाएंगे। अब आप देख रहे हो, ये देखो, ये हमारा स्टोमेटल पोर खुल गया। ठीक है, क्योंकि गार्ड सेल्स में पानी भर गया, गार्ड सेल्स कैसे हो गए, टर्जिड हो गए, इसके वजह से क्या हो गया, स्टोमेटल पोर खुल गया। अब अगर जो हमारे गार्ड सेल पानी से भरे हैं, इसमें से पानी निकल जाए, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हो जाए, तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। ये क्या हो गया, स्ट्रेटनिंग ऑफ गार्ड सेल, जिसका रिजल्ट क्या है, हमारा स्टोमेटल पोर बंद हो गया। तो स्टोमेटा हमारा बंद हो गया। अब इन दिस वे, अब अगर हम इसको लिखेंगे, ये भी बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तो जाता है। तो इन दिस वे तो क्या होगा, वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स, अब स्पेलिंग भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो इन दिस वे जो हमारा वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स होगा, ठीक है, वो ही डिसाइड करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स
डिसाइड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जीसी यानी गार्ड सेल्स। ओके, यहाँ पे लिखा ही है। तो इसके साथ अगर हम इसको डायग्राम में समझना चाहें, हमारी जो एनसीईआरटी की फिगर है, अगर हम इसमें समझना चाहें बच्चों, लिखना चाहें यानी कि, तो जैसे देखो वाटर सेल्स में एंटर हुआ, किसकी सेल्स में? गार्ड सेल्स की सेल्स, गार्ड सेल्स में वाटर एंटर हो गया। ठीक है, पहले ओपन स्टोमेटा को ही लिख लेते हैं। वाटर का एंटर होना, ठीक है, वाटर एंटर्स, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं मैं चेंज कर देती हूँ इंक को। वाटर एंटर्स, तो इससे क्या हुआ बच्चों? गार्ड सेल्स बिकम, हम फिर से जीसी यूज करें, गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे हमारे? टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड से आप समझते हो बच्चों, टर्जिड यानी सोलन एंड टाइट, किसके वजह से? वाटर के वजह से। ठीक है, अब गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए हैं, इसका मतलब विच लीड्स टू व्हाट? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और इसी तरह क्लोज स्टोमेटा में क्या है? वाटर क्या होगा? वाटर कंटेंट गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सारा पानी हमारा बाहर आ गया। ओके, पानी के बाहर आने से क्या बताया मैंने? हमारे जो गार्ड सेल्स हैं उनको क्या हो गया? वो एकदम फ्लैसिड हो गए। फ्लैसिड या फिर कह सकते हैं कैसे हो गए? स्ट्रेट हो गए। इससे क्या हो गया? जो स्टोमेटा का पोर है वो बंद हो गया। अब अगर हम इसको लिखे, वाटर लीव्स द गार्ड सेल। ठीक है, वाटर बाहर आ गया, इससे क्या हुआ? सेल्स बिकम्स फ्लैसिड। ठीक है, फ्लैसिड यानी कि, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? सेल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों? स्ट्रेट हो जाएंगे। थोड़ा सा हैंडराइटिंग के साथ एडजस्ट कर लेना, मैं मुंह से बोल भी रही हूँ, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो फ्लैसिड हो गए, इसके फ्लैसिड होने की वजह से, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? स्ट्रेट हो गए। अब फ्लैसिड यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, फ्लैसिड कब कब होता है? सेल, जब सेल वाटर को लॉस कर देता है। तो क्या कंडीशन होती है वो उसकी? कैसा हो जाता है? सेल सैगी सा हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैसिड यानी लूज या फिर सैगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बता दिया है मैंने मुंह से। इसके बाद फ्लैसिड या फिर स्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है? विच लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इससे क्या है? हमारा स्टोमेटा बंद हो गया। तो इसके साथ मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद कैसे रखना है? इससे आपके हाथ क्या है? गार्ड सेल्स है। पानी भरता है, फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिससे हमारा स्टोमेटल पोर खुल जाता है। ठीक है, वाटर लॉस कर देते हैं हमारे गार्ड सेल, तो उससे क्या हो जाता है? स्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है। स्टोमेटल पोर याद है ना? लीफ के सरफेस में जो प्रेजेंट क्या? छेद, जिससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब चलते हैं आगे। इसके साथ हमारे एनसीईआरटी में एक वो टॉपिक दिया गया है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। हमें डेजर्ट प्लांट के फोटोसिंथेसिस अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है? पहले तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जो डेजर्ट कंडीशन होती है वो बहुत एडवर्स कंडीशन होती है। ठीक है, तो मतलब बहुत जैसे हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और हॉट, हाई टेम्परेचर, हॉट रहता है, ड्राई रहता है वहां पे। इसके साथ इन सब कंडीशन के साथ वहां वाटर की क्या होती है? स्कैरसिटी होती है। तो ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी प्लांट सरवाइव करते हैं। तो ये पढ़ने के लिए ही ये टॉपिक डाला गया है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। अगर वो ऐसी एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं तो बच्चों कैसे कर रहे हैं, यही हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा खुलता है, वो CO2 लेता है। ठीक है, अब अगर यही कंडीशन डेजर्ट प्लांट करने लग गए, अगर उन्होंने CO2 लेने के लिए लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट, जो दिन में इतनी गर्मी पड़ती है,
उसमें अपने स्टोमेटा अगर उन्होंने खोल दिए तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर तो होगा ही, बल्कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या है प्लांट फोटोसिंथेसिस तो बाद में होगा, मर पहले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए प्लांट ने एक नया रास्ता निकाला, ठीक है। सरवाइव तो करना ही है, फोटोसिंथेसिस तो करनी है भाई, खाना तो बनाना ही है। अगर वो वहां सरवाइव कर रहे हैं तो मतलब खाना तो बन ही रहा है, फोटोसिंथेसिस तो हो ही रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक नया पाथवे निकाला है, ठीक है, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या तरीका निकाला प्लांट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अब भाई दिन में तो स्टोमेटा नहीं खोल सकते, तो रात को तो खोल सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, रात को अपने स्टोमेटा खोलने शुरू कर दिया। अब रात को ही वो वाटर एब्जॉर्प्शन भी करने लग गए, देख रहे हो, फोटोसिंथेसिस के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो उनको इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने CO2 तो रात को ले लिया, लेकिन उसको क्या एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो टोमेटो ओपन्स कब, नाइट में, ठीक है, ऐसे एरो लगा देते, नाइट में खुलना, CO2 का एंटर होना, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना। अब जो CO2 एंटर हुआ है उसका क्या बन जाना, इंटरमीडिएट। और अगर आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा जो इंटरमीडिएट होता है ना बच्चों, किसके फॉर्म में होता है, मैलिक एसिड की फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में ये स्टोर करता है, मैलिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो CO2 का इंटरमीडिएट बन रहा है वो है मैलिक एसिड। अब अगले दिन जब सनलाइट आती है, क्योंकि सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, ये सारा प्रोसेस तो रात को हुआ है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब हुआ नहीं है। अगले दिन जब लाइट आती है, सनलाइट आती है, वही फिर से मैकेनिज्म, ट्रैप करेगा क्लोरोफिल किसको, लाइट की एनर्जी को, फिर किसको वो कन्वर्ट कर देंगे, इस इंटरमीडिएट को। यहाँ पे लिखा भी है कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज ही हमारा हमारा प्लांट्स का भी, ठीक है, खाना है। तो इस तरह से हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो ये किसका फोटोसिंथेसिस है, डेजर्ट प्लांट का। अब इस टॉपिक को पढ़ने से हमें एक और चीज समझ में आई, जो हमने मैकेनिज्म पढ़े ना, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पढ़े, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने स्टेप्स पढ़े, हमें इससे पता चला कि जरूरी नहीं है कि वो स्टेप्स एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हो जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब तक प्लांट सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठे नहीं कर लेता, सारे उसके पास सब कुछ नहीं आ जाता, रॉ मटेरियल्स जैसे क्या, CO2, वाटर, क्लोरोफिल हो गया हमारा, सनलाइट, सब कुछ नहीं मिल जाता, तब तक फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब वो इसको कभी भी कर सकता है, जैसे हमारे डेजर्ट प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। मेन मेरा बताने का मतलब क्या था कि जरूरी नहीं वो स्टेप साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे इकट्ठा करके जब सब कुछ हो जाए तो फोटोसिंथेसिस भी हो जाए और प्लांट्स का खाना भी बन जाए। तो ये टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है, आई होप आपको इस क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे क्या आ गए, PYQs आ गए, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब पेन फिर से काम नहीं कर रहा है, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, ये मैंने पीछे भी आपको लिखवाया, अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, लेकिन मुंह से भी बोला और समझाया भी, तो इसका आंसर तो बच्चों आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स। क्या होगा, किससे रेगुलेट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वाटर का कंटेंट कितना है, कैसा है, मतलब वाटर आ रहा है या जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ही डिसाइड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसका अमाउंट ऑफ वाटर, किसमें, गार्ड सेल्स में, ओके। इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी एनसीईआरटी के डायग्राम के बारे में, कैसे डायग्राम को पढ़ना है, देखो उसी बेस पे आपका PYQs है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि ये एक्स क्या है, ठीक है, और उसका रोल भी बताना है, ठीक है। रोल पहचान तो गए होंगे ना बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ भी नहीं आया, ठीक है। तो क्या है हमारा ये स्टोमेटल पोर। अब इसका रोल क्या है, क्या हमने दो पढ़े थे फंक्शन स्टोमेटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और दूसरा किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में। तो इन दिस वे, चलो मैं लिख देती हूं, नंबर 1 क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ, अब ये फिर से मिटने लग गया, ठीक है। अब मैं अच्छा
एक्सचेंज ऑफ गैसेस हेल्प करता है। दूसरा किसमें? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन याद है ना, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज ट्रांसपिरेशन। तो इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली किस प्रोसेस में मदद कर रहा है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। दूसरा ये किसमें? ट्रांसपिरेशन से ये क्या हेल्प कर रहा है? जो प्लांट का वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहा है। मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ प्लांट। क्या प्यारे बच्चों, तो इससे हम क्या समझ गए हैं? इसका रोल समझ गए हैं। इससे हमें ये भी समझ में आया है कि हमें एनसीईआरटी के डायग्राम किस तरह से पढ़ने हैं, किस तरह से समझने हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला PYQ हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के, अपने इस लेक्चर के एकदम लास्ट टॉपिक में। वो क्या है? हमने इससे पहले पढ़ा था हाउ डू प्लांट ऑब्टेन CO2, ठीक है, उसमें ही हमने स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों वाटर कैसे आता है? मैंने आपको याद होगा रिएक्शन में वाटर के नीचे लिखा था फ्रॉम रूट्स। तो प्लांट कैसे लेकर आता है वाटर? प्लांट की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं? क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। किस प्रोसेस से बच्चों? ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू हमारी प्लांट है, रूट्स हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है? वो तो लीव्स में हो रहा है, ठीक है, रूट्स में तो नहीं हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है? जो हमारा वाटर है वो लीव्स तक पहुंचाना है। आपने पढ़ा होगा बच्चों जाइलम वेसल्स के बारे में। जाइलम वेसल्स में क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा, किसका? वाटर का, और इसी वे में वो कहाँ पहुंचा देगा? लीव्स तक पहुंचा देगा, जहां पे क्या होनी है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर, जो प्लांट है वो वाटर को ऑब्टेन करता है। अब जैसे ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये तो हमने किसके लिए जरूरी माने हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ही नहीं, उसको प्लांट को और भी तरह के रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक नहीं, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, ओके। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो इसेंशियल हो गए। हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। कहां से मिलता है ये बच्चों? कहां से एब्जॉर्ब करता है प्लांट इसको? अपनी सॉइल से, ठीक है। किसके लिए? अब आगे देखो वो लाइन जिसमें मैं थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, दैट इज बिल्डिंग देयर बॉडी, ठीक है। तो इसमें भी, इन रॉ मटेरियल्स में भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है नाइट्रोजन। लिखा क्या है? असली में ऐसे ही होता है। नाइट्रोजन जो है बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन बच्चों किस लिए इसेंशियल है? क्योंकि नाइट्रोजन की ही मदद से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आपको मैंने बताया था ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। तो प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स बनते हैं। अब बात ये आती है कि ये नाइट्रोजन को प्लांट लेता कैसे? अब दो फॉर्म है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैसे लेगा ये बच्चों? सॉइल से ले लेगा। किस फॉर्म में? लिखा है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में ले लेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे लेता है? तो क्या होता है बच्चों, किसी किसी प्लांट्स के ना रूट्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब कौन सा नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब प्लांट के बस का तो नहीं है कि एटमॉस्फेयर से उसने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, और कंपाउंड्स बना दी, ऐसा नहीं। कुछ बैक्टीरिया उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, जिससे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देते हैं। इसके थ्रू प्लांट कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में उन बैक्टीरिया से ले लेता है। तो नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया किस किस फॉर्म में प्लांट किससे, क्या बोलते हैं, प्लांट कैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कैसे उसको ये मिल रहा है, ठीक है। मेनली तो हमने पढ़ ही लिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसी के साथ एक बार आगे देख लेते हैं। हमारे एकदम लास्ट PYQs आ गए, ठीक है। ये एकदम लास्ट स्लाइड है बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में फोकस करो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसेंशियल एलिमेंट जो किस लिए यूज हो रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। एक स्लाइड पहले ही बताया है, ठीक है। तो क्या है वो हमारा आंसर?
नाइट्रोजन, अब टिक भी नहीं हो रहा है, ठीक है, पर आप समझ गए होंगे, ठीक है, आना चाहिए इतना तो मैं मानती हूँ कि समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन पूरे टॉपिक पे है जो हमने आज पढ़ा, ठीक है, और ये PYQ है, ओके। अगर हम इसको पढ़ें, नेम द ऑर्गन एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। अब मैं ये मानती हूँ कि आप लोग इस स्टेज में होंगे, इस कंडीशन में होंगे कि आप इसका पूरा आंसर दे सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ये सब इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जो हमारे स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। पर फिर भी अगर बताना है तो मैं एक बार बता ही देती हूँ। ऑर्गन हमें पता है बच्चों, लीव्स है, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसने ट्रैप करना है सनलाइट की एनर्जी को। इसके बाद है बच्चों रॉ मटेरियल्स। क्या रॉ मटेरियल्स इसेंशियल हैं, 4 मैंने लगवाया भी था, उनके ऊपर मार्क्स भी लगवाए थे, ठीक है। क्या क्या है बच्चों, वो CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये है रॉ मटेरियल्स। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि कैसे वो रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर बताना है तो मैं बता देती हूँ। वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा, ठीक है। CO2 कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी। सनलाइट और क्लोरोफिल आपको पता ही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपने क्या पूरे तो नहीं, आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर का एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैं कई बार बता ही चुकी हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले प्लांट तो हो गया, सॉरी एनिमल, ठीक है। एनिमल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरामीशियम और अमीबा का दिया है, वो मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चों आपके लिए। हम खाना खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये तो आना चाहिए सबके मन में, खुद से डेवलप होनी चाहिए इच्छा जानने की कि क्या है। पर पढ़ना तो है ही, एग्जाम में तो आएगा ही, तो मैं आपको इस फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगी कि आपको एकदम सब टिप्स में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज के पहले लेक्चर का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।